नमस्ते। मैं अंतर्राष्ट्रीय मामलों पर शोध करते हुए कुछ ऐसा मिला जिससे मैं हैरान रह गया। सोचिए, आपको पता चले कि जिस व्यक्ति से आपकी अंतरंग मुलाकात हुई वह नहीं है जो आप सोचते थे, और ऊपर से वह सब कुछ गुप्त रूप से रिकॉर्ड कर रहा था। यह मामला चीन में काफी चर्चा में रहा है, जिसे शुरू करने से पहले आपको जानना चाहिए। यदि आपको मेरी तरह वास्तविक मामले पसंद हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आज हम एक नकली पहचान, हेरफेर और गोपनीयता का उल्लंघन जैसी योजना का विश्लेषण करेंगे जो कल्पना से परे है। अंत तक बने रहें, क्योंकि इस मामले का मोड़ हैरान करने वाला है। तो कहानी शुरू करते हैं। चीन में सोशल मीडिया पर सिस्टर हांग नाम की एक हस्ती सामने आई। वह खुद को आकर्षक, करिश्माई महिला बताती थी। सिस्टर हांग मुफ्त अंतरंग मुलाकातों की पेशकश कर रही थी, जो अविश्वसनीय लग रहा था। हाँ, मुफ्त। वह बस छोटे मोटे प्रतीकात्मक उपहार मांगती थी। यह सच होने के लिए बहुत अच्छा था, है ना? और जब कोई चीज सच होने के लिए बहुत अच्छी लगती है, तो उसके पीछे कुछ होता है। यहीं से कहानी और दिलचस्प होती है। सिस्टर हांग के हजारों फॉलोअर्स थे जो पूरी तरह से उस पर मोहित थे। उसकी आवाज कोमल, स्त्री जैसी और आकर्षक थी। बातचीत सहज रूप से बढ़ती थी। वह सच्चा स्नेह दिखाती थी और जानती थी कि पुरुषों की दिलचस्पी बनाए रखने के लिए क्या कहना है। और यह सिर्फ बातचीत नहीं थी, वह असल में व्यक्तिगत मुलाकातें तय करती थी। मुलाकातें सामान्य रूप से होती थी। वह सजी संवरी, स्त्री जैसी और आकर्षक लगती थी। पुरुष पूरी तरह से मंत्रमुग्ध हो जाते थे। सोचिए, एक खूबसूरत महिला जो मुलाकात के लिए पैसे नहीं लेती थी, जो सिर्फ चॉकलेट या फूलों जैसे छोटे मोटे तोहफे चाहती थी। यह कुछ ज्यादा ही अच्छा लग रहा था। लेकिन एक बात है जो आपको ऑनलाइन पहचान पर फिर से सोचने को मजबूर कर देगी। सिस्टर हांग असल में वह नहीं थी जो वह दिखती थी। असल में सिस्टर हांग 38 साल का एक आदमी था जिसने एक बहुत जटिल योजना बनाई थी जो मैंने आज तक नहीं देखी थी। यह व्यक्ति महिलाओं के कपड़े पहनता था, पेशेवर मेकअप करता था और महिला जैसी आवाज के लिए वॉइस मॉड्यूलेशन सॉफ्टवेयर का उपयोग करता था। उसने आदर्श व्यक्तित्व के लिए हर बात का अध्ययन किया था। क्या आप इसके लिए जरूरी योजना के स्तर का अंदाजा लगा सकते हैं? वह न केवल महिला के कपड़े पहनता था, बल्कि उसने परिवर्तन की कला में महारत हासिल कर ली थी। बेदाग मेकअप, उसकी शारीरिक बनावट को छिपाने वाले कपड़े और अभ्यास किए हुए स्त्रीलिंगी हाव भाव। टेक्नोलॉजी के लिए वह इतने उन्नत वॉइस मॉड्यूलेशन एप्लीकेशन का इस्तेमाल करता था कि फोन कॉल के दौरान किसी को शक ही नहीं होता था। लेकिन अब सबसे परेशान करने वाली बात आती है। वह यह सब सिर्फ मनोरंजन या किसी निजी शौक के लिए नहीं कर रहा था। यह अपराधी पीड़ितों की सहमति के बिना सभी अंतरंग मुलाकातों को गुप्त रूप से रिकॉर्ड कर रहा था, और इन वीडियो का इंटरनेट पर व्यावसायीकरण किया गया। क्या आप इस स्थिति की गंभीरता को समझ सकते हैं? उसने पुरुषों को धोखा ही नहीं दिया, बल्कि उनकी निजता का उल्लंघन किया और मुनाफा भी कमाया। खुद को उन पीड़ितों की जगह रखकर देखिए। आप मानते हैं कि आप एक महिला के साथ एक अंतरंग मुलाकात कर रहे हैं, जबकि वास्तव में आपको एक पुरुष द्वारा धोखा दिया जा रहा है, जो बाद में बेचने के लिए गुप्त रूप से सब कुछ फिल्मा रहा है। यह कई स्तरों पर उल्लंघन है, यौन, मनोवैज्ञानिक और गोपनीयता का। यह योजना काफी समय तक चलती रही। उसने एक अच्छी तरह से संरचित ऑपरेशन बनाए रखा। सोशल मीडिया पर विश्वसनीय प्रोफाइल, महिला व्यक्तित्व के साथ लगातार संदेशों का जवाब दिया। रणनीतिक स्थानों पर बैठकें निर्धारित की जहां वह बिना खोजे रिकॉर्डिंग कर सकता था। वह हर पहलू में सावधान था। इस मामले का पैमाना प्रभावशाली है। हजारों पुरुषों को धोखा दिया गया, उनकी गोपनीयता भंग की गई और उनकी तस्वीरें उनकी जानकारी के बिना बेची गईं। हर मुलाकात एक नए उल्लंघन को दर्शाती थी, जहां सहमति के बिना एक व्यक्ति का शोषण होता था। यह मामला तब सामने आया जब कुछ पीड़ितों को शक हुआ और उन्होंने खुद जांच शुरू की। छोटी छोटी बातें अटपटी लगने लगी। व्यवहार में विसंगतियां, कुछ पलों में आवाज में बदलाव और जिस तरह से वह कुछ स्थितियों से बचता था। जब कुछ पीड़ितों ने अनुभव साझा किए तो एक संदिग्ध पैटर्न सामने आया। यह कहानी चीनी सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद एक राष्ट्रीय घोटाला बन गई। इसका प्रभाव बहुत बड़ा था। लाखों लोग इस योजना की जटिलता और इसमें शामिल पीड़ितों की संख्या से हैरान थे। जनता के दबाव से चीनी अधिकारियों ने तेजी से कार्रवाई की।
अपराधी को पकड़ लिया गया, पर नुकसान हो चुका था। यह मामला डिजिटल युग के खतरों और हमारी गोपनीयता का उल्लंघन कैसे अकल्पनीय तरीकों से किया जा सकता है, इस पर चिंताजनक पहलू उजागर करता है। हम ऐसे युग में रहते हैं जहां तकनीक का उपयोग लोगों को जोड़ने और धोखा देने दोनों के लिए किया जा सकता है। इस मामले ने मुझे भरोसे पर गहराई से सोचने पर मजबूर कर दिया, और यह भी कि हम ऑनलाइन मिले लोगों को कैसे परखते हैं। आपने कितनी बार इंटरनेट पर मिले किसी व्यक्ति पर पूरी तरह से भरोसा किया है? क्या आपके साथ कभी कुछ संदिग्ध घटित हुआ है? क्या आपने कभी डिजिटल तौर पर मिले किसी व्यक्ति की सत्यता पर सवाल उठाया है? अपने अनुभव और राय कमेंट्स में हमारे साथ शेयर करें। अगर इस मामले ने आपको मेरी तरह ही चौंकाया है तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप ऐसे और मामले देख सकें जो आपको सोचने पर मजबूर कर दें। अगली बार तक के लिए अलविदा।